अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना MD कैट का यूनिट नंबर 2 का। ये हमारा लास्ट लेक्चर है मोशन एंड फोर्स का, और इसके अंदर इम्पोर्टेंट 3 आर्टिकल है टॉर्क एंड इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। इसको हम देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और बच्चों को ये टॉपिक में थोड़ा सा जो है वो इशू आता है, लिहाजा आपने मेरी बातें बहुत तवज्जो और गौर से सुननी है ताकि आप इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ सको। तो ये देखें जी, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आज हमारा जो लेक्चर कंटेंट है मैं बता चुका हूँ। इसमें हमने मोमेंट ऑफ फोर्स या हम टॉर्क पढ़ेंगे और इसकी एप्लीकेशंस। इसके साथ हमने पढ़ना है इक्विलिब्रियम। अब सबसे पहले अगर हम बात करें मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क से, देखें फोर्स जो है ये हमें पता है कि जब किसी बॉडी पे लगती है तो क्या होता है, बॉडी मूव करती है। लेकिन फोर्सेस की डिफरेंट टाइप्स हैं। कुछ फोर्सेस ऐसी हैं कि जो बॉडी के ऊपर लगती हैं तो वो बॉडी को क्या करती हैं, उनके अंदर टर्निंग इफेक्ट लेके आती हैं। तो एक ऐसी फोर्स जो बॉडी के अंदर टर्निंग इफेक्ट लेकर आए उसको हम टॉर्क बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स। अब ये देखें, ये आपकी बुक से ही जो है मैंने डायग्राम ली हुई है। ये आपके पास एक स्पैनर है, एक हैंडल है, ये हमारे पास एक पिवट पॉइंट है। हम जब यहाँ पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन फोर्स एंड पिवट पॉइंट, इसको बोलते हैं मूवमेंट आर्म। इसको हम L से, R से, D से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास जो है मूवमेंट आर्म, इसको हम बोलते हैं। अच्छा, अब ये मैं बता चुका हूँ कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है, या हम इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ। एक है इंपॉर्टेंट बात है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है किसका, फोर्स एंड मूवमेंट आर्म का। यही वजह है कि इसका जो मैथमेटिकल फार्मूला है वो आप देख सकते हो, टॉर्क इक्वल टू R क्रॉस F, और फिर टॉर्क इक्वल टू RF साइन थीटा n यूनिट वेक्टर। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, यही वजह है कि ये जो n यूनिट वेक्टर है ये हमें इसकी डायरेक्शन बताता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जनाब, तो नेक्स्ट देखें जी, इसका यूनिट है न्यूटन मीटर, जिसको हम लिख सकते हैं kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है। ये आपका MCQ में आ सकता है। वेक्टर क्वांटिटी है, बात हो चुकी है। अब इसका जो फार्मूला है RF साइन थीटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं। एक हम लिख सकते हैं RF साइन थीटा, एक लिख सकते हैं FR साइन थीटा। अब यहाँ पर जो F साइन थीटा है इसका मतलब है इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू मोमेंट आर्म, ठीक है। इसी तरह ये जो R साइन थीटा है ये है इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ मोमेंट आर्म परपेंडिकुलर टू फोर्स। ये आप दोनों डायग्राम देख सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो F साइन थीटा है ये इस R के क्या है, ये परपेंडिकुलर है। इस तरह ये जो R साइन थीटा है ये इस F के क्या है, परपेंडिकुलर। अब अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या टॉर्क का हमेशा जो फार्मूला है वो RF साइन थीटा ही होगा, तो इसका जवाब है कि नहीं। असल में डिपेंड करता है कि आपके पास एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन किस एक्सिस के साथ है। अगर आपके पास एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन x एक्सिस के साथ है तो RF साइन थीटा लगता है। लेकिन अगर आप एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन को चेंज कर दें, अगर आप इसको y एक्सिस के साथ ले जाएं, तो फिर हमें पता है कि कंपोनेंट चेंज हो जाते हैं। तो इस केस में हम जो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं वो होता है RF कॉस थीटा, या आप लिख सकते हैं RF साइन 90 माइनस थीटा। अब याद रखिएगा कि 90 माइनस थीटा जो है ये कॉस थीटा के इक्वल होता है। सो टॉर्क का फार्मूला सम केसेस में, कुछ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पे आपने देखना है कि एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन किसके साथ है। अगर एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन y के साथ है तो आप टॉर्क का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे RF कॉस थीटा, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसी तरह अगर हम बात करें डिपेंडेंस की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट आर्म, कब, जब फोर्स और थीटा कांस्टेंट होगा। टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, जब एंगल और मोमेंट आर्म कांस्टेंट होगा। टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, जब आपके पास मोमेंट आर्म और फोर्स क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। अब अगर हम थीटा की बात करें तो थीटा से रेलेवेंट फिर हमारे पास दो तरह के MCQ हैं। पहला टॉर्क मैक्सिमम और टॉर्क मिनिमम। टॉर्क मैक्सिमम तब होती है डियर स्टूडेंट जब आपके पास साइन थीटा हो और आपने एंगल लेना है यहाँ पे 90। इस तरह टॉर्क होती है मिनिमम या जीरो जब आपके पास एंगल हो 0 डिग्री या 180 डिग्री। ये कब, जब आप साइन थीटा की बात करेंगे। ये उल्ट हो जाएगा जब कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मोस्टली आपको आता है कि जी टॉर्क इज मैक्सिमम व्हेन, तो आपने कहना है कि जब एंगल जो है R एंड F के दरमियान कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब उसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर टॉर्क कांस्टेंट हो जाए, टर्निंग इफेक्ट कांस्टेंट हो जाए, तो R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू F या F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास अब R की वैल्यू ज़्यादा है तो फोर्स कम लगेगी। यही वजह है कि MCQ आ सकता है कि अगर टर्निंग इफेक्ट सेम हो तो आप किस हैंडल को प्रेफर करेंगे,
लॉन्ग हैंडल को या शॉर्ट हैंडल को, तो हम सिंपल कहेंगे कि अगर टॉर्क कांस्टेंट है तो वी विल प्रेफर लॉन्ग हैंडल स्पैनर। क्यों? क्योंकि आपके पास आर ज़्यादा है, फोर्स कम होगी, यही वजह है कि आप बहुत इजीली उस चीज़ को आप घुमा सकते हैं। इसकी सिंपल सी मिसाल ये है कि आप अक्सर देखते हैं जो गाड़ियाँ, ये जो ट्रक वगैरह के जो पहिए होते हैं, टायर होते हैं, जब उनको उन्होंने खोलना होता है तो वो हमेशा लॉन्ग हैंडल स्पैनर या वो जो चाबी होती है लंबे हैंडल वाली, उसको इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि मूवमेंट आर्म ज़्यादा है, फोर्स कम है, तो वो बहुत ईजीली उसको, उस पेज को, स्क्रू को वो ओपन अप कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये MCQ। उसके बाद अगर हम बात करें टॉर्क की, तो देखें जी टॉर्क होती है हमारे पास दो तरह की, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को आपने हमेशा पॉजिटिव लेना है और आपने क्लॉकवाइज टॉर्क को हमेशा नेगेटिव लेना है। ये आपके सामने मैंने एक डायग्राम बनाई है। इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि एक पिवट पॉइंट है, इसके क्रॉस F1 और F2 लग रहा है। अब ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है F1 का पिवट से ये R1 है और F2 का पिवट से ये R2 है। ये आप जरा कॉमन सेंस इस्तेमाल करें और देख सकते हैं कि ये जो F1 है ये इस पिवट के क्रॉस इस डायरेक्शन में टॉर्क लगाएगी, तो ये जो डायरेक्शन है ये एंटी क्लॉकवाइज है। और अगर ये जो F2 को आप देखें तो इस पिवट के क्रॉस इस डायरेक्शन में टॉर्क लगाएगी जो कि है क्लॉकवाइज। ठीक हो गया? तो ये आपको समझाने के लिए। अच्छा, अब याद ये रखनी है बात यहाँ पे कि फोर्स जो है, ये बुक की लाइन है, फोर्स जो है वो बॉडी के अंदर लीनियर एक्सेलरेशन पैदा करती है, लेकिन जो टॉर्क है ये बॉडी के अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा करती है। तो यही टॉर्क का सिग्निफिकेंस है कि टॉर्क प्रोड्यूसेस, तो आपने कहना है एंगुलर एक्सेलरेशन, क्योंकि टर्निंग इफेक्ट है। ठीक हो गया? अब टॉर्क से रेलेवेंट जो अगला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये बुक में दिया नहीं हुआ, लेकिन ये आपको आना चाहिए कि ये क्या होता है। इससे रेलेवेंट एक्सरसाइज का लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन 2.21 भी है। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरह सुन लें। सेंटर ऑफ ग्रेविटी में जो आपके लेवल पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि वो है यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड। कि अगर ग्रेविटेशनल फील्ड यूनिफॉर्म हो तो हम कहते हैं कि जो सेंटर ऑफ मैस है वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, और ये वेरी नहीं करता, ये सेम रहता है। ठीक है? अब सेंटर ऑफ मैस क्या होता है कि ऐसा पॉइंट बॉडी का कि जहाँ पे उसका सारे का सारा मैस जो है वो एक्ट कर रहा हो। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर सारे का सारा जो वेट है वो एक्ट कर रहा हो। यही चीज़ डेफिनेशन में लिखी है कि अ पॉइंट ऑफ अ बॉडी वेयर होल वेट इज कंसनट्रेटेड। ठीक है? तो ये आपने डेफिनेशन याद रखनी है। अगली बात क्या है? अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही चीज़ मैंने बताया कि शॉर्ट क्वेश्चन में दी गई है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट होता है, अ पॉइंट वेयर एक्सटर्नल फोर्स या फोर्स ड्यू टू वेट ऑफ अ बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस टर्निंग इफेक्ट। यही चीज़ मैंने कहा शॉर्ट क्वेश्चन में है कि टॉर्क ड्यू टू वेट ऑफ अ बॉडी क्या होती है? हम कहते हैं जी ऑलवेज जीरो। क्यों? क्योंकि वेट के ऊपर जो है, जो उस टाइम जो फोर्स लग रही है वो कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर रही, क्योंकि वहाँ पे मूवमेंट आर्म जीरो है। ठीक है? तो याद रखिएगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगने वाली फोर्स या जो वेट होता है एक बॉडी का वो कोई टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता। ठीक है? अब अगली बात सुनिएगा कि फोर्स ऑन सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्रोड्यूसेस ट्रांसलेशनल मोशन। मिसाल के तौर पर ये एक बॉडी है जी, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। आप यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी बिल्कुल सीधी मूव करेगी, लेकिन बिलफर्ज अगर आप यहाँ पे फोर्स लगाते हो तो ये बॉडी ऐसे टर्न करेगी। आप यहाँ फोर्स लगाते हो तो ये बॉडी टर्न करेगी, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे जो फोर्स लग रही है ये फोर्स एक्सटर्नल, ये कोई उसके अंदर टर्निंग इफेक्ट लेके नहीं आएगी। सेम इसी तरह ये जो आपके पास F = वेट है, ये वाली फोर्स भी कोई जो है वो टर्निंग इफेक्ट लेके नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास मोमेंट आर्म जीरो है। ओके? अच्छा, अब नेक्स्ट जरा देखें जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम की। अब इक्विलिब्रियम क्या है जी? इक्विलिब्रियम एक स्टेट होती है बॉडी की। वो स्टेट कौन सी होती है? एक ऐसी स्टेट के जिसमें या तो बॉडी रेस्ट पे हो या बॉडी मूव कर रहा हो किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। तो इस तरह की स्टेट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। मिसाल के तौर पे एक पैराट्रूपर है, वो मूव कर रहा है, उसने पैराशूट खोला हुआ है, तो सवाल ये है कि उस टाइम वो इक्विलिब्रियम में है या नहीं है? तो हम कहते हैं इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि अप थ्रस्ट जो है वो अपवर्ड है, वेट डाउनवर्ड है, दोनों फोर्सेस बैलेंस हैं, तो वो मूव करेगा एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, जिसको हम टर्मिनल वेलोसिटी भी बोलते हैं। तो ये सवाल ऐसे भी आ सकता है कि एक बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो बताएं कि वो इक्विलिब्रियम में है या नहीं है? तो आपने कहना जी वो इक्विलिब्रियम में है। अब इक्विलिब्रियम जो है ये दो तरह का है, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में लीनियर एक्सेलरेशन जीरो होती है, जबकि रोटेशनल में एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होती है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम जो है ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को डिस्कस करता है, जबकि रोटेशनल इक्विलिब्रियम जो है ये सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को डिस्कस करता है।
फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है कि वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी शुड बी इक्वल टू जीरो। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है कि वेक्टर सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी शुड बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये आप देख सकते हो। अगर एक बॉडी रेस्ट पे है सिंपल, तो हम कहते हैं जी वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो डायनामिक इक्विलिब्रियम। सेम इसी तरह अगर यहाँ पर एक बॉडी जो है वो रेस्ट पे है तो हम कहते हैं जी वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, लेकिन अगर वो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है तो हम बोलते हैं कि वो डायनामिक इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी है, यहाँ से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ सकते हैं। अगली बात यह है इक्विलिब्रियम ऑन द बेसिस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बेस पे हमारे पास इक्विलिब्रियम तीन तरह के हैं, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है? हम सिंपल कहते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर होना चाहिए और वाइडर बेस एरिया होना चाहिए। अगर इस तरह से होगा तो वो बॉडी स्टेबल होगी। या हम दूसरे लफ्ज़ों में ये कहते हैं कि अगर आप एक बॉडी को डिस्टर्ब करें, पहले उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइज हो लेकिन फिर वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाए, तो हम इसको बोलते हैं जी स्टेबल इक्विलिब्रियम। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास देख सकते हैं आप, एक मार्कर है। ठीक है, अब अगर मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ तो आपने देखा कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी राइज हुआ, लेकिन जैसे ही मैंने छोड़ा ये वापस आ गया अपनी जगह पर। लेकिन अगर मैं इसको बियॉन्ड द लिमिट जो है इसको मूव करवाऊँ तो ये देखें, अगर इसको मैं ऐसे खड़ा करता हूँ तो अब जैसे ही मैंने अब ये फोर्स ख़त्म की तो आप देख सकते हैं ये गिर गया। इसका मतलब क्या है कि ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। मिसाल के तौर पे अनस्टेबल में क्या होता है? अनस्टेबल में जनाब साहब जो आपके पास बेस एरिया है ये नैरो होना चाहिए और सेंटर ऑफ ग्रेविटी हायर होना चाहिए। यही वजह है कि आप जब इसको डिस्टर्ब करेंगे तो ये दोबारा जो है वो स्टेबिलिटी अटेन नहीं कर सकता। ठीक है, तीसरा है जी हमारे पास अनस्टेबल। अनस्टेबल ऐसा है कि जिसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहाँ पे है वहाँ का वहीं रहेगा, ना ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। मिसाल तौर पे एक फुटबॉल है, वो रोटेट भी कर रहा है या लीनियरली मूव कर रहा है, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो एक पॉइंट पे कांस्टेंट रहेगा। अब यहाँ से अगला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है कि आपके पास जी टॉपलिंग टावर ऑफ पीसा है, एक मीनार है, वो तिरछा मीनार है लेकिन वो स्टेबल है। सवाल ये है कि वो स्टेबल क्यों है? स्टेबिलिटी के लिए इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ये है कि अगर किसी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके बेस एरिया के अंदर लाए करता है, दोबारा सुन लें कि अगर एक बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस एरिया के अंदर लाए करता है तो वो बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी। ठीक है, यही चीज़ मैंने यहाँ पे समझाई है कि ये आप देख लें, ये टॉपलिंग टावर ऑफ पीसा है, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो उसके बेस एरिया के अंदर लाए कर रहा है, तो यही वजह है कि ये क्या है, ये स्टेबल है। लेकिन अगर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस एरिया से बाहर चला जाएगा तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, ये गिर जाएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है कि टॉपलिंग टावर ऑफ पीसा इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। द रीज़न इज इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज इनसाइड द बेस एरिया। ठीक है, अब उसके बाद जनाब कुछ आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ एमसीक्यूज आपको जो हैं वो दिए गए हैं, कुछ केसेस आपसे डिस्कस किए गए हैं। मिसाल के तौर पर जी ये देखें, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं। अब अकॉर्डिंग टू हमने कहा जी कि इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग हॉरिजॉन्टली शुड बी इक्वल टू जीरो, तो हम लिख सकते हैं इसको कि F1 शुड बी इक्वल टू F2 प्लस F3, या हम ये लिख सकते हैं कि F1 माइनस F2 माइनस F3 शुड बी इक्वल टू जीरो। तो ये आपके पास इसकी इक्वेशन आ गई। इस तरह यहाँ पे देखें, दो फोर्सेस अपवर्ड हैं, एक फोर्स डाउनवर्ड है, तो यहाँ पे सिग्मा जो है Fy शुड बी इक्वल टू जीरो। तो ये क्या बनना चाहिए? ये बनना चाहिए कि F1 प्लस F2 शुड बी इक्वल टू W, या F1 प्लस F2 माइनस W इज इक्वल टू जीरो। ठीक हो गया? तो इस तरह से अब ये देखो जी, यहाँ पे चार फोर्सेस हैं, दो हॉरिजॉन्टल हैं और दो आपके पास वर्टिकल हैं। ये आप देखिए, तो यहाँ पर सिंपल क्या बन जाएगा कि F1 शुड बी इक्वल टू F2, या हम कहेंगे F1 माइनस F2 शुड बी इक्वल टू जीरो। इस तरह वर्टिकल फोर्सेस को देख लें। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल F3 F4 है, एक मिनट, तो हमने कहा जी F3 शुड बी इक्वल टू F4, या हम कहते हैं जी F3 माइनस F4 शुड बी इक्वल टू जीरो। इस तरह वर्टिकल फोर्सेस देख लें आप, हमने कहा जी F1 शुड बी इक्वल टू F2, या F1 माइनस F2 शुड बी इक्वल टू जीरो। इम्पोर्टेंट बात क्या है? इम्पोर्टेंट बात यह है भाई कि बॉडीज़ हमेशा मूव करती हैं नेट फोर्स की डायरेक्शन में, तो जहाँ पे नेट फोर्स ज़्यादा हो जाएगी बॉडी वहाँ मूव करेगी, लेकिन यहाँ पे चूँकि इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस है तो बॉडी इक्विलिब्रियम में ही रहेगी। अब ये देखें ज़रा, ये केस इंपॉर्टेंट है।
बिलफर्ज जनाब हमारे पास F1 F2 फोर्स लग रही हैं किसी इंक्लाइन थीटा के ऊपर और ये जनाब साहब वेट है। इस केस में जी हम क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले हम इस वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी बिलफर्ज, ये आ जाएगा ये वाला F2 साइन थीटा, जबकि ये जो है ये आ जाएगा F2 कॉस थीटा। सिमिलरली ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जी हमारे पास F1 साइन थीटा, जबकि ये जो आपके पास है ये आ जाएगा F1 कॉस थीटा। ये आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम बात करें सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की, तो ये देखें हमने कहा जी सिग्मा Fx शुड बी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस दो हैं, एक F1 कॉस थीटा और एक F2 कॉस थीटा। ये फोर्स लग रही है इस तरफ, ये लग रही है जी इस तरफ। तो हमने कहा कि F1 कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू F2 कॉस थीटा, या F1 कॉस थीटा माइनस F2 कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू 0। सिमिलरली वर्टिकल फोर्सेस को देखें आप। अब वर्टिकल फोर्सेस क्या हैं भाई, दो फोर्सेस अपवर्ड लग रही हैं, एक फोर्स डाउनवर्ड लग रही है। तो हम सिंपल कहेंगे कि F1 साइन थीटा प्लस F2 साइन थीटा, एंगल यहाँ पे सेम है, शुड बी इक्वल टू W। तो आप इस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। अब ये जो है ये मैंने आपकी बुक की एग्जांपल ली हुई है। अच्छा, अब आपने ऐसा करना है, इस चीज़ को अच्छी तरह समझने के लिए आपने मेरे YouTube चैनल पे जाना है, adilrazak.physics। वहाँ पे आखिरी 3 एग्जाम्पल्स और आखिरी 3 न्यूमेरिकल्स, ठीक है, ये मैंने बहुत डिटेल में सॉल्व किए हुए हैं। आप मुझे पर्सनल मैसेज कर देना, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। तो आपने उस वीडियो लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से देखना है ताकि आप जो हैं उस चीज़ को समझ सकें। अब ये देखें ज़रा ये सवाल, अब इस सवाल के अंदर देखें जनाब, ये एग्जाम्पल है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। θ1 इज ग्रेटर देन θ2, ठीक है। वंस अगेन हमने कहा जी यहाँ पे आप कंपोनेंट्स बना लें। ये बन गया जी T1 साइन θ1, ये बन गया जी T1 कॉस θ1, ये बन गया जी T2 साइन θ2, ये बन गया जी T2 कॉस θ2। सेम वही चीज़ कि भाई आपके पास ये बन जाएगा T1 कॉस θ1 माइनस T2 कॉस θ2 शुड बी इक्वल टू 0। इस तरह जी अगर हम वर्टिकल की बात करें तो आप देख सकते हैं दो फोर्सेस अपवर्ड हैं, एक फोर्स डाउनवर्ड। तो बन गया जी T1 साइन θ1 प्लस T2 साइन θ2 शुड बी इक्वल टू W। तो ये हैं वो इक्वेशंस के जिनकी मदद से आप इस तरह के सवाल हल कर सकते हैं। तो मैंने बता दिया कि आपने इनको भी अच्छी तरीके से देखना है, समझना है, और आपने मेरे YouTube के चैनल पे जाके adilrazak.physics पे आखिरी 4 एग्जाम्पल्स और आखिरी 3 न्यूमेरिकल, उनसे आपको ये सारा इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ जो है वो MCQs, कुछ कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो आपने ज़रा मेरे साथ इन चीज़ों को समझना है। ये देखिए जी, ये हमारे पास क्या है, 2 सेट ऑफ फोर्सेस लग रही हैं F1 F2 इस तरह से। तो आपने मुझे ये बताना है पहले क्या यहाँ पे कोई टॉर्क आएगी नहीं आएगी। तो आप अगर थोड़ा सा ध्यान करें तो आप देख सकते हो कि फोर्सेस दोनों इस तरफ लग रही हैं। तो ये जो फोर्सेस हैं ये इस बॉडी के अंदर लीनियर मोशन लेकर आएंगी। यहाँ पे जो टॉर्क है वो 0 होगा, यहाँ कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं होगा। ये फोर्सेस बॉडी के अंदर जो हैं वो लीनियर मोशन को लेके आएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाए दूसरे पे, ये पहला था केस, अब ये दूसरे केस पे आ जाए। यहाँ पे ज़रा देख के बताएं कि यहाँ पे कोई टॉर्क लगेगी नहीं लगेगी। तो ध्यान से देखो, 2 फोर्सेस हैं सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, और ये किसी पिवट के क्रॉस लग रही हैं। तो इसको हम बोलते हैं कपल, ठीक है, कि जब 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अबाउट अ पिवट पॉइंट लग रही हों तो एक कपल जो है वो क्रिएट होता है। तो यहाँ पे हमने कहा जी यहाँ पे जो टॉर्क है वो नॉट इक्वल टू 0 है, यहाँ टर्निंग इफेक्ट आएगा। अब इसको लिखने का तरीका ये होता है कि देखें जी, हम कहते हैं जी कपल इज इक्वल टू, ये आ गया FR प्लस FR, ठीक है जी। इसको आप शक R1 इसको R2 कह दें जी, R1 R2, ओके। अब C इज इक्वल टू F कॉमन ले लें तो R1 प्लस R2, तो यही वजह है C इज इक्वल टू R क्रॉस F। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कपल के अंदर, याद रखिएगा कि यहाँ पे 2 फोर्सेस का जो इफेक्ट है वो सिंगल फोर्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी कपल से रेलेवेंट। तो इस तरह के आपको MCQs भी आ सकते हैं। अब इधर देखें जी, ये केस ज़रा गौर से देखें। वंस अगेन ये जो केस है ये भी केस है कपल का। यहाँ भी आपके पास जो टॉर्क है वो नॉन ज़ीरो होगी, यहाँ भी आपके पास जो है वो
टॉर्क आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये फोर्स F अपवर्ड, ये फोर्स F डाउनवर्ड, ये R, ये आपके पास क्या आ गया जी? पिवट पॉइंट। अच्छा, कपल में करना क्या होता है? कपल में ये होता है कि इन दोनों को आपने ऐड कर देना होता है। ठीक है, तो F R1 + R2, इस तरह मैंने ये समझाया। तो यहाँ भी आपके पास टॉर्क जो है वो नॉन जीरो आएगी। तीसरा देखें, ये इंपॉर्टेंट MCQ है और ये आपको काफ़ी इंटरेस्ट की किताबों में मिलेगा भी। मैंने ये सवाल क्लास में भी बच्चों को करवाया हुआ है। ये भी क्या है? ये भी हमारे पास जो है वो एक तरह से कपल ही है। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रही हैं, एंगल थीटा है, ये R टोटल जो है ये इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस R है। तो इसलिए हमने कहा जी कपल आ जाएगा RF sin थीटा। जो भी वैल्यूज़ दी जाएंगी आप पुट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के सवालों को आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना। अब ये हैं जी कुछ रॉड बैलेंसिंग वाले सवाल। ये वो सवाल हैं जो बच्चों को समझ नहीं आते, लिहाजा आपने बहुत तवज्जो के साथ मेरी बातें सुननी। पहला जो केस है वो ये है कि व्हेन रॉड इज़ बैलेंस्ड एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। पहला ये केस है कि जब रॉड बैलेंस होगा कहाँ पे? सेंटर ऑफ ग्रेविटी मींस मिडल पे। आपको जो है 1 मीटर का रॉड दिया जाएगा। अब 1 मीटर का हमें मतलब पता है जी 100 सेंटीमीटर। तो कहाँ पे पिवट होगा? पिवट होगा जी ये 50 सेंटीमीटर के ऊपर। ठीक है, अब उसने हमें सवाल ये दिया है कि व्हाट शुड बी F सो दैट रॉड इज़ इन इक्विलिब्रियम। ये आपके पास 10 सेंटीमीटर, यह आपको उसने F1 दे दी 10 न्यूटन, आपने F निकालना। इस तरह के सवालों में सबसे पहले आपने फोर्सेस और आपने मोमेंट आर्म निकालने। तो ये देखिए जी, ये आपके पास 10 है, ये आपके पास 50 है। तो मोमेंट आर्म कितना आ गया? R1 यहाँ पे 10, 50 में से 10 निकाल दो, 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर मोमेंट आर्म आ गया। अब यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे क्या है? 70 - 50 किया, कितना आ गया जी? यहाँ पे आपके पास R आ गया जी 20 सेंटीमीटर। अब इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स, ये टॉर्क लग रही है किधर? क्लॉकवाइज। ये टॉर्क किधर लग रही है? एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने कहा जी F1 R1 शुड बी इक्वल टू F इंटू R। वैल्यूज़ पुट कर दो, 10 × 40 इज इक्वल टू, हाँ जी F मालूम करना है और R की वैल्यू कितनी है? वो है जी 20। इसको सॉल्व कर लो, F इज इक्वल टू ओवर 20, 0 से 0 गया, ले जी कितनी आ गई जी आपके पास फोर्स? F इज इक्वल टू 20 न्यूटन। तो अगर आप यहाँ पे 20 न्यूटन प्लेस कर दोगे तो ये रॉड क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। अब दूसरा सवाल समझना है, ये है ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन। इस तरह के सवालों में बच्चों को मसला आता है। कहता है जी वेयर वी शुड हैंग 40 न्यूटन। हम 40 न्यूटन कहाँ पे हैंग करें, किस पॉइंट पे हैंग करें सो दैट रॉड विल बी इन इक्विलिब्रियम। ये जनाब आपके सामने सवाल है, आप देख सकते हो। वंस अगेन क्या करो, यहाँ पे सबसे पहले मोमेंट आर्म ले लो। ये हमने कहा जी बिलफर्ज ये F1 की वैल्यू है, ये जी F2 की वैल्यू है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? आपको जो R2 की वैल्यू है ये निकालनी। R1 कितना आ गया जी आपके पास? R1 50 में से 20 निकाले, 30 आ गया। अब ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। हाँ जी, F1 R1 शुड बी इक्वल टू F2 R2। सॉल्व कर लें, हमें क्या चाहिए? हमें R2 चाहिए। तो R2 के लिए F1 R1 डिवाइडेड बाय F2 पुट करो वैल्यूज़, 20 × 30 डिवाइडेड बाय 40। ठीक है जी, तो ये आ गया जी R2 आपके पास 15 सेंटीमीटर। अब ध्यान से बात सुननी है। बात ये है कि भाई R2 जो है ये आया 15। इसका मतलब ये है कि ये नज़र आ रहा है कि R2 जो है ये 50 से इस साइड पे आएगा। ये जो R2 निकाला है ये मोमेंट आर्म है, लेकिन हमने यहाँ पे पोजीशन बतानी है, हमने मार्क बताना है। तो यही वजह है कि जब आप ने मार्क बताना है कि कहाँ पे आपने प्लेस करना है, तो आप करोगे 50 + 15, ये आ जाएगा 65 सेंटीमीटर। तो अगर आप 65 सेंटीमीटर मार्क के ऊपर 40 न्यूटन जो है वेट डालोगे तब जाकर ये इक्विलिब्रियम में आएगा। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे ये निकाल लेते हैं और बाद में कहते हैं जी कि ये कैसे आया। तो भाई आपने सवाल को गौर से देखना है और आपने ये अपनी जो है कॉमन सेंस यूज़ करनी है कि ये जो पॉइंट है ये 50 से आगे आएगा। 50 से आगे कितना आएगा? सिंपल उसमें ऐड कर दो। अब देखो हमने कहा जी कि R2 कितना आया? 15 सेंटीमीटर। तो आप 65 में से 50 निकाल लो, तो देखो मोमेंट आर्म 15 सेंटीमीटर बन रहा नहीं बन रहा? इट मीन्स आपका ये सवाल 100% कंसेप्चुअली करेक्ट है। अब अगले सवाल पे आ जाए। ये सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हमें एक तो रॉड का वेट दिया होगा और वो सेंटर पे पिवट नहीं है। देखें पहले दोनों सवालों में 50-50 पे पिवट था और वेट का चक्कर नहीं था, लेकिन इन सवालों में वेट जो है वो भी दिया होगा
और पिवट सेंटर पे नहीं है। मिसाल के तौर पे जी पहला सवाल, व्हेन रॉड इज़ नॉट बैलेंस्ड एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड वेट ऑफ रॉड इज़ गिवन, मतलब ये आपके पास जो है वो केस आ गया। अब इस केस को आपने किस तरह से सोल्व करना है। इस केस के अंदर क्या होगा जी, पहली इंपॉर्टेंट बात ये है कि टॉर्क एट पिवट पॉइंट इज़ ऑलवेज ज़ीरो। पिवट पॉइंट के ऊपर टॉर्क नहीं लगती। मिसाल के तौर पर ये देखेंगे, ये 50 पे ऊपर कोई टॉर्क नहीं थी, इस 50 के ऊपर कोई टॉर्क नहीं है, तो यहाँ जो पिवट पॉइंट 30 दिया जाएगा यहाँ भी कोई टॉर्क एक्ट नहीं करेगी। ओके, अब हमसे सवाल क्या पूछा गया, हमसे सवाल ये पूछा गया है कि जी F2 की वैल्यू कितनी होगी ताकि ये रॉड बैलेंस हो जाए, जबकि रॉड का वेट 2 न्यूटन है और F1 की वैल्यूज़ दे दी हैं और इस तरह उसने आपको पॉइंट दे दिए। सबसे पहले क्या करना है जी, सबसे पहले हमने मोमेंट आर्म निकालना है। तो ये देखें, ये जो मोमेंट आर्म है हमारे पास, ये R1, ये कितना आ जाएगा, हाँ जी 30 में से 10 निकाले 20, हमने कहा जी 20 सेंटीमीटर। इस तरह जनाब ये देखें, 50 में से 30 निकालें कितना आ गया, हमने कहा जी ये भी आ गया जी 20 सेंटीमीटर। इस तरह जी ये 70 है तो 30 में 70 निकाल दें, 70 में से 30 निकालें कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास आ गया जी मोमेंट आर्म की वैल्यू। ठीक हो गया। अब ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास R की वैल्यू है, ये हमारे पास R2 की वैल्यू है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और अब ये देखें डियर स्टूडेंट्स, एक टॉर्क पिवट के क्रॉस इधर लग रही है, दूसरी टॉर्क, अब टॉर्क हमेशा पिवट के क्रॉस लगेगी तो दूसरी टॉर्क की डायरेक्शन ये देखें, इस तरह तीसरी टॉर्क की डायरेक्शन देखें, यहाँ पर 2 क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। यही वजह है कि हमने कहा जी देखें यहाँ पे F1 R1 शुड बी इक्वल टू, हाँ जी, वेट मल्टीप्लाई बाय R प्लस F2 मल्टीप्लाई बाय R2। ठीक है, अब आपके पास F1 की वैल्यू कितनी है, वो है 50, R1 की वैल्यू कितनी है, वो जी 20, W कितना है जी, वो है जी आपके पास 2, R कितना है जी आपके पास यहाँ पे 20 प्लस, हाँ जी F2 आपने मालूम करना है, तो आपके पास R2 की वैल्यू है 40 R2। अब आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर लें और F2 की वैल्यू निकाल लें। सिमिलरली ये आपका जी होमवर्क है, इसको आपने सॉल्व करना है। ये भी सेम वही चीज़ है कि जी आपको जो है वेट दे दिया गया 3 न्यूटन, पिवट 60 पे है, 90 सेंटीमीटर पे 40 न्यूटन वेट है। ठीक है, 30 सेंटीमीटर पे कितना आप वेट हंग करें ताकि ये रॉड जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो आपने इस सवाल को हल करके मुझे सेंड करना है और फिर जो मैंने आपको बात बताई कि आपने मेरे YouTube चैनल पे जाके आखिरी 4 एग्जाम्पल्स और आखिरी 3 न्यूमेरिकल्स को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। मैंने बहुत डिटेल से वो सारे सवाल समझाए हुए हैं, और कुछ चीज़ पूछनी और डिस्कस करनी हो, यू आर मोस्ट वेलकम। तो आज आपका ये टॉपिक ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो इसका टेस्ट होगा, तो आपने इन तमाम लेक्चर्स को रिवाइज़ करना है अच्छे तरीके से और अपनी प्रैक्टिस करनी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।